हेलो एवरीवन। तो हमारी सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का 140। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। मैग्नेस इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है अभी मैग्नेस इफेक्ट है वो इन चार ऑप्शन में से किससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोलिक लिफ्ट से रिलेटेड, प्लेइंग विद ए स्पिनिंग बॉल से रिलेटेड, डीप वाटर मूव स्लो उससे रिलेटेड, या फिर रेजर ब्लेड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इससे रिलेटेड। तो मैं बता देती हूँ ये 11th क्लास की बुक है, यूनिट नंबर 5 जो बर्नौली थ्योरम वाली यूनिट है। बर्नौली थ्योरम सभी को पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी उससे क्वेश्चन मतलब मोस्टली टाइम उठाए जाते हैं। तो वो बर्नौली थ्योरम वो भी अच्छे से कर ले। और वहाँ पे है मैग्नेस इफेक्ट, मैं दिखा देती हूँ क्योंकि ग्रीन स्टार का मतलब होता है भी कोई डाउट न रहना। एक एक चीज़ को मैं बारीकी से दिखा रही हूँ। अब बताने को तो मैं उसमें आंसर भी टिक कर देती, सीधा ये रहेगा, सीधा ही रिलेटेड है, पढ़ लेना। फिर भी दिखा देती हूँ। देखो 11th क्लास की बुक लेके बैठी हुई, प्रदीप वाली बुक है भाई। व्हेन स्पिनिंग बॉल इज थ्रो, जब एक घूमती बॉल को थ्रो किया जाता है, इट डेविएट फ्रॉम इट्स यूजुअल पाथ इन फ्लाइट, दिस इज ड्यू टू मैग्नेस इफेक्ट। तो ये कह रहा है अभी वो अपने पाथ से थोड़ी डेविएट हो जाती है, तो ये मैग्नेस इफेक्ट के कारण होता है। तो इसमें डायग्राम के साथ समझाया गया अभी। ये देखो ये बॉल घूम नहीं रही, सीधी जा रही है, तो जो हवा है ऊपर नीचे उसकी वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, ठीक है। बट अगर वो बॉल घूमती हुई जाए, स्पिनिंग करती हुई जाए, जैसे बॉल घूम रही ऐसे, तो बॉल की ऊपर डायरेक्शन ऐसे है और हवा ऐसे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन होगी एयर का और बॉल का। नीचे बॉल घूमी और नीचे से ऐसे, मतलब डायरेक्शन पीछे है और एयर का भी पीछे है, तो यहाँ वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, एयर भी और बॉल की भी, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ वेलोसिटी कम है मतलब प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। और कोई चीज़ कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो, इसलिए वो अपनी पाथ से डेविएट हो जाती है भी। और ये सारा इफेक्ट जो है उसी को बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट, ठीक है। स्पिनिंग बॉल है, अगर बॉल स्पिनिंग ना करे तो मैग्नेस इफेक्ट का कोई रोल नहीं है भी फिर, ठीक है। मैग्नेस इफेक्ट लागू ही नहीं होता फिर। देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा मैंने, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल द प्रेशर ऑन द अपर साइड ऑफ द बॉल बिकम मोर, ऊपर है वो प्रेशर ज़्यादा हो गया क्योंकि वेलोसिटी कम है। देन द प्रेशर ऑन द लोअर साइड ऑफ बॉल, और लोअर साइड है वहाँ पे प्रेशर क्या है, कम, तो हाई प्रेशर टू लो मूव कर जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्लियर है, अभी देख लो मैंने दिखाया है, पढ़ लेना, बाकी टॉपिक पूरा क्लियर कर लेना भी क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले उसमें एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है और बर्नौली थ्योरम से भी आते ही हैं। तो देखो मैग्नेस इफेक्ट का किससे रिलेशन हुआ, प्लेइंग विद ए स्पिनिंग बॉल, ठीक है। तो मैग्नेस इफेक्ट होता क्या है, प्लेइंग विद ए स्पिनिंग बॉल, मतलब जब कोई बॉल घूमती हुई या स्पिन के साथ हवा में चलती है तो सीधा नहीं चलती भी बल्कि मुड़ जाती है। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हमें, मैग्नेस इफेक्ट। जब बॉल हवा में घूम जाती है तो बॉल के एक साइड तो हवा मतलब सेम डायरेक्शन हो, प्रेशर सेम डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम, दूसरी साइड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हाई प्रेशर टू लो बॉल को खींच लेते हैं। ऐसे मान लें कि बॉल नीचे की तरफ खींच जाएगी, हाई प्रेशर ऊपर, नीचे लो प्रेशर, तो बॉल नीचे की तरफ खींच जाएगी, ठीक है। तो अगर शुरू में ही बॉल मान लो घुमाते हुए नहीं जा रही तो मैग्नेस इफेक्ट वहाँ पे नहीं होगा। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं लिख के एक लाइन में बात करूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 140 का ही, बॉल जो है वो क्या कर रही है, बॉल का घूमना, ठीक है। हवा की जो स्पीड है वो बदल जाना भाई, बदल जाना, ठीक है। एक साइड स्पीड कम होना, एक साइड ज़्यादा होना, उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस वो क्रिएट हो जाता है भाई। प्रेशर डिफरेंस हुआ और बॉल जो है वो क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। बस सिंपल सी मैंने समरी लिख दी पूरे उसकी। बॉल घूम रही है, उसकी वजह से हवा की स्पीड कम ज़्यादा ऊपर नीचे, उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसकी वजह से बॉल जो है वो मुड़ जाएगी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 141। 3 पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल हैं, P1 P2 P3 आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेज ऑफ द, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेज पे रखे हुए हैं P1 P2 P3 और उस ट्रायंगल की साइड L है, तीनों लेंथ सेम है L, ठीक है। एट टाइम t इक्वल टू 0 की बात करें, ईच ऑफ द पार्टिकल मूव विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v, तीनों पार्टिकल एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, ठीक है। P1 ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग P1 तो P2 की तरफ जा रहा है और P2 अलोंग P2 P3 की तरफ जा रहा है और P3 P1 की तरफ जा रहा है।
आपस में एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। द टाइम एट विच द पार्टिकल मीट ईच अदर, ये कह रहा है वो टाइम निकालो जब तीनों पार्टिकल आपस में मिल जाएंगे। देखो 141, ये एक ट्रेंगल है भाई जिसकी तीनों साइड बराबर है, लेंथ दे रखी L। 3 पार्टिकल यहाँ पे रखे हुए हैं, P1 पार्टिकल, P2 पार्टिकल और P3 पार्टिकल, ठीक है। ये इसकी तरफ जा रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है। तीनों आपस में ये मान के चलो कि ऐसे सेंटर की तरफ जाएंगे, क्योंकि मान लो ये इसकी तरफ जा रहा है, ये इसके अपोजिट नहीं जा रहा है, ये फिर इसकी तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये ऊपर बढ़ेगा, फिर ये इधर आ रहा है इस तरह से। तो ये जो ट्रेंगल है थोड़े से मान लो तीनों बढ़े, तीनों आगे बढ़े, फिर तीनों आगे बढ़े, तो यहाँ पे जाके मीट करेंगे। ट्रेंगल का साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा भी ऐसे, ठीक है। तो देखो हम ले लें कि देखो दोनों चीज़ जब मोशन में हो तो किसका जिक्र होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। तो एक को हम रेस्ट में मान लो, P1 को मान लो कि रेस्ट में है, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी जो बताएगी v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी v2 की, इसको रिजोल्व करो, यहाँ तो बनेगा v2 या फिर लगा लो v को कांस्टेंट वेलोसिटी इसकी, तो v cos थीटा, और इसके ठीक 90 बनेगा v साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे रेस्ट में, ये मानेंगे कि अब इसकी तरफ आ रहा है, मिलेंगे कब कोई चीज़, जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहा है। अब ये इस तरफ आ रहा है, मान लो कम वेलोसिटी इधर भाग रहा है, ज़्यादा वेलोसिटी से मिलेंगे ही नहीं। ये रेस्ट में मान लो ये इसकी तरफ चल के आ रहा है, इन क्या निकाल लो भी, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। कंसेप्ट आया समझ में। एक को हमने रेस्ट में मान लिया, या फिर एक को रेस्ट में मत मानो, वी वेलोसिटी से चल रहा है ऐसे मान लो। रिलेटिव वेलोसिटी कब होती है, जब दोनों चल रहे हैं, रेस्ट में नहीं मानेंगे भी, ऐसे ही मैं बोल दिया होगा। देखो ये वी वेलोसिटी से चल रहा है, इसको हमने कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, ठीक है। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी निकालो वी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, ये ए है ये बी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए की वेलोसिटी हमने वी मानी, माइनस में वी बी की, इसकी तरफ ये कंपोनेंट आ रहा है तो कौन सा लेंगे, वी कोस थीटा माइनस है, देखो दोनों की साइड अपोजिट है ना, तो वी कोस ऑफ कोस कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो वी प्लस में वी कोस 60 कितना होता है 1/2, तो 2 ले लो, तो इसका एडिशन करो 3 हो जाएगा ना, 3v/2, ये आ गई वेलोसिटी। हमें निकालना क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस तो कितनी है, कितनी ट्रेवल करेगा मिलने के लिए, l डिवाइडेड बाई 3v/2, तो ये आ गया 2l/3v, इसका आंसर 2l/3v, ये करेक्ट आंसर है भाई। हाँ एक बात और बता देती हूँ भाई मैं, ये तो रहा था शॉर्टकट, जब हमने दो को ही मिलाया बस, उसका टाइम पीरियड निकाला है। एक्चुअल में ये सेंटर पे मिलेंगे जाके, और इसका थोड़ा सा जो एक्चुअल मेथड है ना, ये तो मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर निकाल दिया अभी, वो मैं एक वीडियो रहती सिर्फ लास्ट वीडियो इसकी, पूरा हमारा पेपर पूरा सोल्व हो जाएगा फिर। तो जो लास्ट वीडियो आएगी ना उसके साथ मैं कोशिश करूँगी भी इसको, इनको सेंटर पर मिला के ही हम इसका टाइम पीरियड निकालें। तब तक आप ये मेथड सीख लें और इसका थोड़ा सा कंसेप्ट और लेके आऊँ, क्योंकि मैं खुद ही इस मेथड से संतुष्ट नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि मैंने हर क्वेश्चंस को बिल्कुल बारीकी से समझाते हुए बिल्कुल कराया है, कोई भी डाउट नहीं रखा, क्योंकि डाउट नहीं रहेगा ना तो एग्जाम में खुद ब खुद शॉर्टकट बन जाते हैं भी, जब हमें उनके पीछे का कंसेप्ट पता हो, ठीक है। तो यहाँ सेंटर पे मिला के ही इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, मिलेंगे सेंटर पे। तो ये एक बार इसका शॉर्टकट लगा लो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। 142 का क्वेश्चन देखो कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, पूछ रहा कौन सी सही है इसमें। तो 12th क्लास से टॉपिक है भाई, 4th यूनिट है जो। राइट हैंड रूल इज यूज फॉर द इंड्यूस करंट और EMF, लेफ्ट हैंड यूज होता है फोर्स ऑन द कंडक्टर, बिल्कुल सही बोला है भाई। राइट हैंड रूल कब यूज होता है, राइट हैंड रूल, देखो ये वायर में करंट है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम राइट हैंड रूल से इस पकड़ेंगे, थंब किसकी डायरेक्शन में लेंगे, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो सर्कल आएगा वो क्या बताएगा, बी की डायरेक्शन, और जब करंट नीचे की तरफ हो, नीचे ले, तो थंब करंट की डायरेक्शन में नीचे करके इसको कर्ल करेंगे फिंगर को, तो किसकी डायरेक्शन बताता है, बी की। अच्छा लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, फादर मदर चाइल्ड वाला जो लेफ्ट हैंड है अपना, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेते हैं हमें, तो ये फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए होता है भी, ठीक है। यही इसमें दिया गया है, देखो राइट हैंड थंब रूल यूज होता है इंड्यूस करंट या EMF की डायरेक्शन निकालने के लिए, और लेफ्ट हैंड यूज होता है फोर्स ऑन द कंडक्टर के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट है भाई, राइट हैंड रूल किस लिए यूज होता है, इंड्यूस करंट या EMF की डायरेक्शन बताने के लिए, और लेफ्ट हैंड यूज होता है फोर्स या मोशन की डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। क्लियर यहाँ तक।
सेकंड देखो, लेंजला इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंजला सभी को पता, फोर्थ यूनिट मैंने बता दी, थोड़ा पढ़ लें। इसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते हैं और इससे करंट इंड्यूस होता है कॉइल के अंदर, ठीक है। जैसे कॉइल ले ली, करंट नहीं था, तो एक बार तो मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पोल, इसके पास लेके आएंगे, दूर लेके जाएंगे, तो मैग्नेट है उसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके पास लेके आएंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस करेगा इसके अंदर, करंट। एक मेथड ये अपनाया था। दूसरा क्या अपनाया था, करंट कैरिंग कॉइल इसके पास लेके आए जिसके अंदर करंट था। तो मैग्नेट के चारों तरफ भी क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, और करंट कैरिंग कॉइल के बाहर भी क्या बनता है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके पास लेके आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, दूर लेके जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फिर भी करंट इंड्यूस हुआ। और तीसरा मेथड क्या अपनाया था, मैग्नेटिक कॉइल ली हमने जिसके अंदर करंट था, तो यहीं बैठे बैठे दूर से ही एक बार इसका करंट बढ़ा रहे थे, करंट दूर तक जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर तक वो आएंगी, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया था यहीं से करंट बढ़ा के, ठीक है। फिर करंट को डिक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। तो 3 रास्ते अपनाए थे हमने इंड्यूस करने के करंट। और ये कॉइल क्या है, जो करंट इंड्यूस हुआ, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ, उसका क्या किया था, इसने अपोज किया था। तो ये अपोज इसीलिए किया था ताकि जो है एनर्जी कंजर्व रहे भी सिस्टम के अंदर, ठीक है। ऐसा इसीलिए किया था। इंड्यूस करंट हमेशा जो चेंज, जो उसका चेंज किया, जिसने उसका चेंज किया, उसका विरोध करता है ये वाला कॉइल, ठीक है। ऐसा इसलिए करता भी ताकि एनर्जी क्या रहे, कंजर्व। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है क्या, लेंज लॉ, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन में बताऊं मैं, जितनी एनर्जी निकलेगी उतनी लगानी पड़ेगी भी। तो दोनों इसमें ऑप्शन करेक्ट दे रखे हैं भी। सेकंड क्या है, लेंज लॉ बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन पे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें, थर्ड। बोथ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 143 का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव सेम डायमेंशंस फॉर्मूला। ये कह रहा है भाई 4 ऑप्शन है, तो 3 में तो दो क्वांटिटी दे रखे हैं, डायमेंशंस फॉर्मूला सेम रहेगा दोनों का, और एक जो मिलेगा कोई जिसमें अलग है, दोनों का अलग है। तो एक एक करके देखते हैं। देखो 143 का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। देखो फर्स्ट क्या दे रखा है इसने, रिनॉल्ड नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो रिनॉल्ड नंबर का सभी को पता है भाई, देखा होगा, देखो टेबल दे रखी है, तो 11th क्लास की फर्स्ट ही यूनिट है। तो रिनॉल्ड नंबर होता है वो, डायमेंशंस फॉर्मूला उसका होता ही नहीं। दूसरा कौन सा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, न्यू की वैल्यू एफ बाई एफ इज इक्वल टू न्यू एन होता है ना, तो न्यू की वैल्यू होगी एफ बाई एन। एफ भी फोर्स है, एन नॉर्मल फोर्स है, तो इसका भी कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो इन दोनों के मैच हो गए, रिनॉल्ड नंबर कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। नंबर्स जो होते हैं ना 1 2 3 लगा लो, पाई होते हैं, एंगल होते हैं, इनके कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। दूसरा क्या देखो, लेटेंट हीट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो लेटेंट हीट का क्या होता है फॉर्मूला बताओ मुझे, सेकंड बी ऑप्शन, लेटेंट हीट जो गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, Q इज इक्वल टू होता है ml। तो L की वैल्यू आ गई Q बाई एम। Q क्या होती है, एनर्जी, तो क्या होता है इसका m1 L2 T माइनस 2 बाई एम। एम से m कट गया तो L2 T माइनस 2, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी डिवाइडेड बाई मास। तो सेम निकलेगा L2 T माइनस 2, तो दोनों के सेम है। तो ये ऑप्शन भी सेम है, मतलब मैच नहीं हुआ। इसने तो पूछा किसका अलग है, तो सी ऑप्शन देखो अब क्या, टेंशन फोर्स। टेंशन खुद एक फोर्स है जो रस्सी वगैरह में लगता है, स्ट्रिंग में लगता है, और फोर्स भी एक फोर्स है। दोनों का क्या होता है, m1 L1 T माइनस 2, इसका भी सेम होता है, तो दोनों का सेम है। प्लांक कांस्टेंट देखो, प्लांक कांस्टेंट कहाँ आता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो एच क्या, प्लांक कांस्टेंट E बाई न्यू। तो एनर्जी का क्या होता है, m1 L2 T माइनस 2, और ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है ये बड़ा, तो ये हो जाएगा m1 L2, और टी की पावर ऊपर प्लस हो जाएगी ना, तो टी की पावर माइनस 1, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है इसमें, टॉर्क। टॉर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या होता है, m1 L1 T माइनस 2 इंटू में डिस्टेंस का, तो m1 L2 T माइनस 2। ये देखो आपस में मैच नहीं है अभी। तो इसने जो क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा भाई 4 ऑप्शन है, दो क्वांटिटीज़ में सेम डायमेंशंस फॉर्मूला मिलेगा। जैसे इसका सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इन दोनों का अलग है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 144। ये 144 स्किप कर दो एक बार, नेक्स्ट में ही लेंगे इसको भी, ठीक है। ये कर लेते हैं पहले 145।
चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछिए भी, 4 ऑप्शन में 3 बिल्कुल सही है, एक गलत है। इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो लिया अभी, 12th की फर्स्ट यूनिट से है अभी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जहां नंबर ऑफ फील्ड लाइन बिल्कुल सेम हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो, सब जगह सेम हो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, उसके अंदर ही कह रहे हैं भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसका नो नेट फोर्स बट नॉन जीरो टॉर्क, भाई फोर्स नहीं होगा बट नॉन जीरो टॉर्क होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बोला। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं ऐसे जहाँ हर जगह सेम हो, उसके अंदर रख दिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस सिरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग गया QE और यहाँ फोर्स लग गया F इजिकल टू QE। डाइपोल कब बनता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो एक पे नेगेटिव हो, तो नेट फोर्स देखेंगे, दोनों को जोड़ोगे तो फोर्स तो आ गया 0 बट टॉर्क का होगा ना वो नॉन जीरो होगा भाई, और यही बात इसने बोल ली है, ठीक है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है P क्रॉस E, तो ये नॉन जीरो आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है सही, इसने पूछा इनकरेक्ट, तो ये तो सही है। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म दे दिया, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस नॉन जीरो फोर्स, दोनों नॉन जीरो होंगे, तो सही बोला है। नॉन यूनिफॉर्म होते हैं ऐसे, कैसे भी लगा लो, यहाँ फील्ड लाइन पास है यहाँ दूर है, तो सेम नहीं है हर जगह। यहाँ डाइपोल रखोगे तो इस सिरे पे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम है तो फोर्स कुछ और होगा और यहाँ कुछ और होगा, दोनों को जोड़ोगे तो फोर्स कुछ ना कुछ वैल्यू देगा भाई, नॉन जीरो आएगा, और टॉर्क तो नॉन जीरो है ही। तो ध्यान रखना यूनिफॉर्म के अंदर फोर्स जीरो होता है, टॉर्क नॉन जीरो, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर दोनों ही नॉन जीरो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड, व्हेन द डाइपोल मोमेंट इज parallel or anti-parallel to field of the dipole experience non-zero torque जीरो फोर्स। ये कह रहे हैं भाई नॉन जीरो टॉर्क और फोर्स जीरो। देख लेते हैं एक बार, देखो इसने क्या बोला, पैरेलल एंटी पैरेलल, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे ऐसे, ठीक है, एक बार तो डाइपोल रख दिया इसके पैरेलल और एक बार एंटी पैरेलल, मतलब इसकी साइड चेंज कर दी, नॉर्थ साउथ ले लो। तो यहाँ इसने बोला कि नॉन जीरो टॉर्क, टॉर्क होगा वो भी नॉन जीरो, और जीरो फोर्स, फोर्स होगा वो जीरो। तो देखो टो का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, और क्रॉस प्रोडक्ट किस में खुलता है, साइन थीटा में। अगर इसकी डायरेक्शन में है डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हुआ 0, और अपोजिट में रखेंगे तो थीटा हो जाएगा 180, और थीटा 0 हो 180 हो, साइन हमेशा कहाँ में क्या मिलेगा 0। तो इसके चाहे तुम पैरेलल रखो चाहे एंटी पैरेलल, टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 0, सीधी सी बात है, ठीक है। और इसने क्या बोल लिया, नॉन जीरो टॉर्क, तो ये ऑप्शन हुआ गलत, और इसने इनकरेक्ट पूछा था, तो यही ऑप्शन इसका आंसर है। अगला और देख लेते हैं, एट ए लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे द डाइपोल फील्ड डिक्रीज मोर रैपिडली देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कौन सा होता है, ये बड़ा चार्ज है, मान लो Q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है Q/4πε0 r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है, r भी नहीं होता भाई, तो r स्क्वायर का मतलब होता है एकदम से डिक्रीज। तो जो जो r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, दूर जाते जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड r बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो यही इसने बोला है भाई कि डिस्टेंस दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से घटता जाएगा, ठीक है, क्योंकि r स्क्वायर के हो गए ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये भी सही है, 3 ऑप्शन सही, एक इसने गलत दिया इनकरेक्ट, यही इसका आंसर रहेगा। तो ये था भाई PGT 2023 का पेपर फिजिक्स का, जिसके अंदर 60 क्वेश्चन में एक सिर्फ लास्ट वीडियो रहती है हमारी, पूरा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। खुद प्रैक्टिस करके देखिए, क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब PYQ खुद लगाओगे, खुद सोल्व कर करके देखोगे। एक बार सुन लो फिर खुद निकाल के देखो, और बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखी है, किन किन टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो एक बार ज़रूर देख लें और खुद प्रैक्टिस करें भी, ठीक है। और वीडियो में आपको लग रहा हो भाई फ़ायदा हुआ है, कुछ समझ आया है, अच्छा करवाया, तो लाइक करके और कमेंट जरूर करके चले जाएं ताकि मुझे भी पता लग जाए, ठीक है। ये एक टीचर के लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी होती है, वीडियो लाइक और कमेंट्स आएँ तो, ठीक है। वो फिर अगली वीडियो होगी उसमें कुछ कराएगा, तो एक मतलब एक अलग ही ज़्यादा एनर्जी के साथ अगली वीडियो वो करेगा, ठीक है, पढ़ाएगा मतलब उसमें। तो कमेंट जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें, और लास्ट वीडियो बस, ठीक है। फिर अगला पेपर शुरू करेंगे और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करेंगे भी, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।